अब चैप्टर करना है इकोनॉमिक्स का। चैप्टर क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? इसमें दो वर्ड है, एक हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज और एक हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज को जो हम बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होता है हमारा इस फॉरेन करेंसी कि जो भी फॉरेन करेंसी है उसको हमें आपस में क्या करना है? एक्सचेंज करना। उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। एक होता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? उसकी डेफिनेशन गिवन है हमारे पास। डेफिनेशन क्या बोलती है? द रेट एट विच डोमेस्टिक the rate at which domestic currency can be exchanged to a foreign currency is now as foreign exchange rate। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? किस रेट पे आपने इंडिया का रुपीस यूएसए डॉलर के साथ चेंज किया। जैसे मान लो हमारे इंडिया में क्या चलता है? हमारा इंडिया में चलता है रुपीस। ये जो हमारा इंडिया का रुपीस है वो तुमने चेंज करना है यूएसए के डॉलर के साथ। ठीक है, जब भी तुम इंडिया का रुपीस यूएसए डॉलर के साथ चेंज करोगे तो किस रेट पे करोगे? तुमने रेट चेंज किया 84। तुमने कहा कि हम $1 के बदले कितना देंगे? 84 रुपीस देंगे कि 84 रुपीस इज इक्वल टू $1। ठीक है, कि जो आपका 84 रेट होगा, ये एग्जांपल लिख लो इसका। ठीक है, जो आपका 84 रेट है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है कि 84 पे आपका इंडियन रुपीस किस में चेंज हो रहा है? यूएसए डॉलर में चेंज हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट को 3 मेथड से पढ़ना होता है। पहला मेथड होता है हमारे पास फिक्स्ड मेथड, कि जब हमने इसको पढ़ना है तो पहला हमारे पास फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है, एक मलेज है। हम पहला मेथड करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। पहला मेथड हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? व्हेन it is that rate which determine कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपका रेट डिटरमाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। किसके बेसिस पे आपका सर्च किया जाएगा? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे, कि जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस होंगी इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मेन क्या होता है कि आपने मेजर करना है डिमांड एंड सप्लाई, कि जैसे आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा? रेट बन जाएगा। जैसे हम करते थे +1 में
कि ये मेरी सप्लाई जा रही है, ये मेरी डिमांड जा रही है, ठीक है। डी इज डिमांड, एस इज सप्लाई कर्व, कि जब भी डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी तो मेरा रेट क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई। ये मेरा क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बना। और जहाँ पे भी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है वहां पे मेरा क्या रखा जाएगा, फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज, ठीक है। कि जब भी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा तो आपका क्या आइडेंटिफाई किया जाएगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मीनिंग इज सिंपल सा मीनिंग है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जब भी ये इक्वल हो गया तो आपको क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा, रेट आइडेंटिफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मेथड फ्लेक्सिबल मेथड। उसके बाद फ्लेक्सिबल मेथड के बाद हमारे पास डिफरेंट डिटरमिनेंट्स हैं। क्या है, डिफरेंट डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या है, पहला डिटरमिनेंट्स देखो, पहला डिटरमिनेंट है डिमांड का, कि हमें क्या चाहिए, डिमांड चाहिए, हाँ या ना। कि जैसे हम डिमांड में क्या होता है, किसी भी चीज को हम डिमांड करते हैं, कि मैंने कहा कि मुझे 10 रुपए चाहिए, $10 बाय करने हैं या $20 बाय करने हैं, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ। या जब हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हम डिमांड करते हैं। तो इस केस में क्या है, जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। कि जैसे मान लो आपका प्राइस था 10 रुपये, तो आपकी डिमांड क्या थी, 5 थी। अगर आपका प्राइस 10 से 20 हो जाता है तो अब आपकी डिमांड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको पहले $1 के बदले 10 रुपये देने पड़ते थे, आप $1 के बदले 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आप अपनी डिमांड क्या कर लोगे, कम कर लोगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, हम मेजर कैसे करते हैं, मेजर करेंगे हम ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो भी हमारा एक्स एक्सिस होगा उसको हम बोलते हैं डिमांड, एंड जो वाई एक्सिस होगा उसको बोलेंगे रेट। यहाँ पे क्या हमारी डिमांड है, यहाँ पे है हमारा रेट, ये मेरा ओरिजिन। क्लियर, कि जब मेरा प्राइस R1 पे था तो मेरी जो डिमांड थी वो इतनी थी, क्वांटिटी 1। अब मैंने क्या बोला कि मेरा रेट क्या हो गया, कम हो गया, कि मेरा प्राइस R1 से R2 पे आ गया, तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, मेरी डिमांड हो जाएगी इंक्रीज। तो मेरी डिमांड कहाँ चली गई, क्वांटिटी 2 पे। तो हमारा डिमांड स्लॉप वर्ड कैसे बनेगा, दिस इज डिमांड कर्व। कि अगर मेरा प्राइस R1 पे होता है तो मेरी डिमांड Q1 रहेगी, अगर मेरा प्राइस R2 पे होता है तो मेरी डिमांड कितनी रहेगी, Q2। Q1 और Q2 क्वांटिटी है, कि अगर आपकी रेट बढ़ेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। आप अज्यूम करो कि आपका प्राइस पहले R2 था, ठीक है, R2 से प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब आपका R2 डिमांड प्राइस था तो आपकी डिमांड कितनी थी, Q2। जैसे ही आपका प्राइस चेंज हुआ, इतने प्राइस चेंज होने से आपकी इतनी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, हाँ या ना। जब हम R2 से R1 पे जाएंगे तो Q2 से क्या हो जाएगा, Q1 आ जाएगा। अगर हम प्राइस डिक्रीज करते हैं R1 से R2 पे तो मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। Q1 से मेरी क्वांटिटी चली जाएगी Q2 पे। दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। उसके बाद क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई में क्या होता है, यहाँ पे आपको लॉ ऑफ सप्लाई याद होना चाहिए। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी
बढ़ती जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जिस स्पीड से प्राइस बढ़ेगी उस स्पीड से आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। मेनली क्या होगा, इसका ग्राफ देखो किस हिसाब से ग्राफ बनता है, एक्स वाई, दिस इज वाई एक्सिस शोन रेट, एक्स एक्सिस शोन सप्लाई। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो प्राइस है, कि मान लो आपका प्राइस था R1, तो जब इतना प्राइस था तो आपकी इतनी सप्लाई थी, ठीक है। अगर आपका प्राइस होता है इंक्रीज, R1 से प्राइस हो गया आपका R2, तो आपकी जो सप्लाई होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ सप्लाई लगता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी सप्लाई आगे जाती रहेगी। अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी क्या होगी, बैकवर्ड आ जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद हमारा इसमें क्या है, हमने ग्राफ शो करना है। ग्राफ देखो कैसे शो होगा, दिस इज एस शो ऑन सप्लाई कर्व, कि मेरा प्राइस R1 से जब होगा तो मेरी सप्लाई क्या होगी S1, और जब मेरी प्राइस R1 से इंक्रीज होके R2 पे चला गया तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी S1 से S2। अगर हम डिफरेंट केस देखते हैं कि मेरा प्राइस R2 से R1 पे आया तो प्राइस आर डिक्रीज, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी मेरी डिक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में मेरा S2 से क्या हो जाएगा S1, ठीक है। ये आपका सेकंड डिटरमिनेंट था सप्लाई इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड। अब उसके बाद क्या है कि आपने दो डिटरमिनेंट बना लिए, डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद थर्ड है आपके पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो। अब हमने क्या करना है, इसका रेट सेट करना है, रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्ड डिटरमिनेंट है इक्विलिब्रियम ऑफ रेट, कि अब क्या करोगे आप अपना रेट सेट करो। रेट किस बेसिस पे सेट किया जाता है, उसकी कंडीशन होती है कि जब भी रेट सेट करना है तो आपका डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए। अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई नहीं होता तो आपका रेट सेट नहीं हो सकता, बिकॉज फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज बोलता ही यही है कि मुझे जो रेट सेट करना है मैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई करूं। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा इसका, एक्स वाई, यहाँ पे शो कर रहा है रेट, यहाँ पे शो कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई, कि जो हमारा इक्विलिब्रियम बढ़ता जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम कैसे बन रहा है सप्लाई का, ऐसे बन रहा है, दिस इज एस सप्लाई कर्व एंड दिस डी डिमांड कर्व, कि जब मेरा सप्लाई कर्व भी बन गया और डिमांड कर्व भी बन गया। जब मेरा R2 प्राइस था तो मेरी डिमांड कितनी थी और सप्लाई मेरी इतनी, ठीक है। R2 पे Q1, R2 पे सप्लाई कितनी थी S1, क्लियर। जब मेरी प्राइस कम हुए, जब मेरा R1 पे हम गए तो R1 पे मेरी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, और मेरा डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ये मेरी हो गई S2, ये हो गई मेरी Q। हुआ क्या, इसमें केसेस बनाए मैंने कि जब मैं R2 रेट पे था तो मेरा Q1 डिमांड है और S1 सप्लाई है। जब मैं R1 पे गया तो उसने मेरा S2 बनाया और Q2 बनाया।
अब क्या हो रहा है, मेरी डिमांड और सप्लाई आपस में कट दी गई। कहां पे कटी मेरी डिमांड एंड सप्लाई? या जो ये क्वांटिटी होगी ये होगी मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर मेरा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा। कि जहां पे भी मेरा डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो गया आपस में, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम लेवल। अगर इस फिगर को हम साफ तरीके से बनाएं तो साफ तरीके से देखो कैसे बनेगी। y x ऑरिजिन, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व। जो इसने ये प्राइस यहाँ पे काटा, ये मेरा हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। ये मेरी R2 की डिमांड एंड सप्लाई हो गई, ये मेरी R1 की डिमांड एंड सप्लाई हो गई। R2 और ये मेरा R सेट। कि जो यहाँ पे कटा डिमांड एंड सप्लाई, वो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल हुआ, और जो यहाँ पे अमाउंट होगी वो मेरा रेट सेट किया जाएगा अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि जब भी आपकी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी, तो आपका रेट सेट किया जाएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट मेथड। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस है। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन किस बात की? हमारे पास 4 तरह की सिचुएशन है फ्लेक्सिबल रेट। जो फ्लेक्सिबल रेट में क्या है, जो वो रेट डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कि जितनी भी डिमांड और सप्लाई इसकी मेजर की जाएगी। जैसे हमारा मान लो ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा डिमांड है, जो से ही रेट बना। ठीक है, ये तो सिंपल इक्विलिब्रियम बन गया उसका। अगर इन केस आपकी डिमांड चेंज हो जाए, आपका सप्लाई चेंज हो जाए, उस केस में आपका डायग्राम कैसे बनेगा और आपकी सिचुएशन क्या बनेगी। पहला करते हैं हम कि जब हमारी इम्पैक्ट चेंज होगा, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। कि पहले सिचुएशन क्या है कि जब आपका डिमांड इंक्रीज हो, कि मान लो पहले आपकी डिमांड 50 थी, अब 50 से आपकी डिमांड हो गई 100। कि जो इंक्रीज इन डिमांड 50 है, जब वो डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस केस में देखो क्या होगा कि जब हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस क्या बोलते हैं कि जब भी आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम होगा, ज्यादा होगा? क्या हो जाएगा बेटे? आपका प्राइस कम होगा। ठीक है, कि मान लो आपका R1 पे डिमांड थी तो क्वांटिटी क्या बनाएगी? Q1। जैसे कि आपका प्राइस R थी और ये था आपका Q। ठीक है, आपकी प्राइस क्या हुआ? आपके प्राइस बढ़ गए। R1 प्राइस बढ़ने से आपकी प्राइस क्या चली गई? Q1। कि इसमें क्या हुआ कि आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी, बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड तो लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड नहीं बढ़ रही। तो जब भी फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? ये डिमांड किसकी है? फॉरेन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी डिमांड इंक्रीज करेगा तो आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी होगी, डोमेस्टिक करेंसी होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी? आपकी डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएशन। ठीक है, आपकी डेप्रिशिएशन वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस केस में आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि जब आपका R था 100, डिमांड थी Q, और R1 हुआ तो डिमांड क्या हो गई? Q1।
फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपका आर था 60, कि आपने कहा कि रुपीज 60 है, ठीक है, आर में, तो आपकी क्वांटिटी कितनी होगी? कि कहने का मतलब क्या है कि जब व्हेन यूएस डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 60 या व्हेन यूएस डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 70, ठीक है, इस केस में क्या हो गया, आपकी वैल्यू क्या हो रही है? डेप्रिशिएट। आपकी डिमांड तो उतनी है ना, डॉलर से आपको उतना ही मिल रहा है, बट आपका रेट क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। 60 से रेट क्या हो गया आपका? 70, कि यहाँ पे 60 है और यहाँ पे क्या है? 70 है। इतना प्राइस आपका इंक्रीज हो गया, क्योंकि फॉरेन करेंसी में डिमांड बढ़ रही है। जब भी फॉरेन करेंसी में डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, कि जब भी आपका यूएस डॉलर 60 से 70 हो जाएगा तो आपका क्या होगा? डिमांड तो आपको उतनी है ना कि यूएस डॉलर तो आपको एक ही मिल रहा है, बट आपकी करेंसी की डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई? डेप्रिशिएट हो गई। कि आपको पहले 60 रुपये देने पड़ रहे थे, अब कितने देने पड़ेंगे? 70 रुपये। जो आपका ये डिमांड बनी, ये आपकी डिमांड बनी डी, और ये आपकी डिमांड बनी D1, ठीक है। जो आपका D है, D से क्या बन गया? D1। ये कब हुआ? जब आपका OR से प्राइस चेंज होके OR1 पे चला, ठीक है, समझ में आया कि इस प्राइस से इस प्राइस पर चला गया तो आपका डिमांड 1 में कन्वर्ट हो, ठीक है। ये फर्स्ट सिचुएशन थी जब आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होती है और आपकी करेंसी की डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है? डेप्रिशिएट। सेकंड सिचुएशन क्या बोलता है हमारे पास कि अब हमारी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। कि जब भी हमारी डिमांड डिक्रीज होगी उस केस में क्या हो जाएगा? डायग्राम रिवर्स हो जाएगा कि हमारा प्राइस ये था और क्वांटिटी ये थी। अब प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज, तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? कि अभी सिचुएशन क्या है हमारी? डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। कि जब भी फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज होगी तो आपकी क्या होगी? कंट्री की आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपकी डोमेस्टिक करेंसी हो जाएगी एप्रिशिएट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर? कि पहले आपको यूएस डॉलर में 70 देने पड़ रहे थे, अब आपको देने पड़ेंगे 60। 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 70, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 60। ये आपका यूएस डॉलर 70 से क्या हो गया? 60 हो गया। जो आपको ये पहला डिमांड कब बना? डी डिमांड कब शो कर रहा है? कि जब आपका यूएस डॉलर 1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। जो आपका D1 बना है, D1 क्या शो कर रहा है? कि आपका यूएस डॉलर कितने पे मिलेगा? 60 रुपीज पे, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है? आपकी कंट्री की एप्रिशिएट, कि आपको पहले 70 रुपये देने पड़ रहे थे, अब कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई इसमें? एप्रिशिएट, ठीक है। तो D वाला ऊपर हो गया और D1 वाला नीचे। इंक्रीज में इसका उल्टा है कि पहले D आएगा फिर इंक्रीज क्या हो जाएगा? D1। इंक्रीज का मतलब है फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो रही है बट डोमेस्टिक की करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट। और डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब है कि फॉरेन की डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? एप्रिशिएट। उसके बाद हमारे पास थर्ड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन क्या बोलते हैं? कि जब आपकी इंक्रीज होगी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। कि जब भी फॉरेन करेंसी में आपकी सप्लाई चेंज होगी उस केस में क्या होगा? अब आपकी सप्लाई चेंज हो रही है तो डिमांड का उल्टा हो जाएगा, आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी?
एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी हो जाएगी एप्रिशिएट, एप्रिशिएट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कि जब भी सप्लाई फॉरेन करेंसी की इंक्रीज होगी तो आपकी कंट्री की डोमेस्टिक क्या होगी, एप्रिशिएट। इस केस में डायग्राम देखो कैसे बनेगा आपका, एक्स वाई, कि आपका रेट अभी यहाँ पे है तो आपकी सप्लाई थी यहाँ, ठीक है, कि R2 पे ये R, ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज होगा उससे आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी फॉरेन करेंसी में। क्लियर? तो ये क्या बन गया आपका सप्लाई कर्व। क्लियर? ये आपकी सप्लाई क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई। ठीक है, ये आपकी सप्लाई, ये S1 और ये आपकी क्या आ गई, डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कांस्टेंट चल रही है, आपकी डिमांड अपने अकॉर्डिंग चल रही है, बट आपकी सप्लाई क्या होगी, कम होने के कारण आपकी कंट्री की डोमेस्टिक वैल्यू क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। तो ये आपका थर्ड सिचुएशन है कि जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी और आपकी डोमेस्टिक करेंसी की भी वैल्यू एप्रिशिएट होगी। फोर्थ सिचुएशन क्या बोलते हैं कि आपकी फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कि जब भी डिक्रीज इन सप्लाई होगा ऑफ फॉरेन करेंसी, उस केस में आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि जो भी डोमेस्टिक करेंसी होगी वो आपकी हो जाएगी डेप्रिशिएट। बट इन द केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, उस केस में आपकी डोमेस्टिक करेंसी होगी एप्रिशिएट। इस केस में डायग्राम देखो आप लोग कैसे बनेगा, एक्स वाई, आपका आर इतना था, सप्लाई इतनी, आर इतना, सप्लाई आर वन, ये सप्लाई कब हो गया, एक ये सप्लाई कब हो गया, ये चला गया आपका डिमांड, डी डी इज डिमांड कब, एस एस एस। ठीक है, ये जाइए इस साइड, तो ये S1 और ये नॉर्मल है। क्लियर? बस आपको सिचुएशंस याद रखनी है कि जब भी आपकी डिमांड फॉरेन करेंसी की इंक्रीज होगी तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट। अगर डिमांड आपकी डिक्रीज होती है तो वैल्यू क्या होगी डोमेस्टिक करेंसी की, एप्रिशिएट। सप्लाई की केस में उल्टा हो जाएगा, सप्लाई की केस में क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अगर वैल्यू बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई तो आपकी एप्रिशिएट भी वैल्यू हो जाएगी। और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या है, सप्लाई कम हो गई तो वैल्यू की करेंसी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो फोर्थ सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, डेप्रिशिएट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये हमारे पास चार सिचुएशन थी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वैसे गवर्नमेंट यूज करती है, इसमें होता क्या कि उसमें डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। अब इसके हमारे पास कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि जो हमने ये मेथड यूज़ किया कि क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ USA है, वो इस मेथड को क्यों यूज़ करती है। ये कोई भी कंट्री है कि जब भी इसी मेथड को यूज़ करेगी तब उसको इसमें मेरिट्स दिखेंगे। पहला मेरिट क्या होता है इसमें कि वो बोलते हैं कि आप लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेक्स होता है कि फॉरेन सेल्स का कि एक दो रिजर्व की बात नहीं करता, ये करता है लार्ज रिजर्व की बात। पहला मेरिट क्या आपके पास, लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेक्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड मेरिट बोलता है आपको
सेकेंड मेरिट क्या है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस केस में क्या होगा कि आपके सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा। एलोकेशन का मतलब होता है कि आपके जो रिसोर्सेज है जहाँ पर यूज होने चाहिए वहाँ पे आपको वो यूज करेगा, कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का वेस्टफुल एक्टिविटीज में यूज नहीं करता, वो सारी एलोकेशन प्रॉपर करता है। थर्ड मेरिट है हमारे पास लार्ज साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट। थर्ड, लार्ज साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट, कि जो ये मार्केट की बात कर रही है पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है, ये छोटे मोटे कंट्रीज की बात कर रही है कि सिर्फ इंडिया और यूएसए कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ मेरिट है हमारे पास वेंचर कैपिटल। फोर्थ मेरिट वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या करता है, प्रमोट करता है वेंचर कैपिटल को इन दिस ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल करेंसी। कि जब भी आप इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेडिंग करते हो, यूएसए डॉलर खरीदते हो, बेचते हो, तो उस केस में आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही करते हो। क्योंकि जब भी बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस में मेन कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। एक बिजनेसमैन क्या करता है, जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई मंगवाता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो सप्लाई करता है। और बिजनेस का सिंपल सा रूल होता है कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो इस हिसाब से वो वेंचर कैपिटल में भी इसको हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास एक मेरिट हो रहा है इसमें, इंटरनेशनल मोबाइलिटी ऑफ लिक्विडिटी। फिफ्थ है इंटरनेशनल मोबाइलिटी ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जल्दी से जल्दी आपने अपने रिजर्व्स को क्या कर दिया, कैश में कन्वर्ट कर दिया। तो वो भी एक इसका मेरिट है कि आराम से आप अपने रिजर्व को, फॉरेक्स को ग्लोबल मार्केट में बेच और आपका जल्दी से जल्दी रिजर्व किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे जो सिलेबस में मेरिट्स हैं सीखिए 5 मेरिट्स, ठीक है। और पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, वो सिंपल क्वेश्चन डालता है इस मैथड के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द सिस्टम। कि मेरिट्स तो हो गए, ये 5 मेरिट्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कुछ डीमेरिट्स भी कि इस मेथड को यूज करने के नुकसान क्या है। पहला डीमेरिट क्या बोलता है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीक करेंसी। पहला है मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीक करेंसी। कि किसी भी कंट्री की करेंसी वीक होगी तो उसका क्या है, मार्जिन बहुत बड़ा ले जाता है। कि मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है कि वीक करेंसी कभी भी वैल्यू नहीं होगी। जैसे मान लो श्रीलंका है, मलेशिया है, कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनकी वैल्यू है ही नहीं, उनकी कंट्री की वैल्यू की बात नहीं हो रही, कंट्री की करेंसी की वैल्यू की बात हो रही है कि जो कंट्री की करेंसी होती है उनकी वैल्यू नहीं। तो उस केस में ये मेथड क्या करता है, हाई मार्जिनलाइजेशन, अपना मार्जिन ज़्यादा रिजर्व में कन्वर्ट कर देता है, जबकि उसको कम करना चाहिए। बट ये मेथड ऐसा नहीं करता, मार्जिन को अपना बढ़ा देता है। तो जब भी मार्जिन बढ़ाएगा तो उसकी वैल्यू तो पहले डिक्रीज है, करेंसी वीक है, तो वो और क्या हो जाएगी, और वीक हो जाएगी। उसके कारण इस केस में इसको हम नहीं लगाते। सेकंड डीमेरिट है हमारे पास अनसर्टेनिटी। सेकंड पॉइंट क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट। अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट में कुछ भी कभी भी चेंजेस आ सकते हैं, कि मार्केट के उछाल कभी भी होते रहते हैं। जैसे कि आजकल स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी ग्राफ नीचे जाता है। तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी क्या होता है, कभी आपके डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा, कभी अभी डॉलर का प्राइस नीचे, कभी कभार कांस्टेंट भी चलता है। क्लियर। तो उस केस के जब ये मार्केट चेंजेस होती है उस केस में हमें डिफिकल्ट हो जाता है अपना रेट आइडेंटिफाई करना। थर्ड एंड लास्ट हमारे पास क्या है कि स्टेबल पॉलिसी नहीं है।
स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी, stable monetary policy not possible to adopt. ये हम इसमें क्या होता है, जो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो हमारा आरबीआई बनाता है, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बना दी, उस मॉनेटरी पॉलिसी को हम क्या करते हैं, डेवलप अडॉप्ट नहीं कर पाते इस चीज़ को, कि हर कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी डिफरेंट होती है। कभी कभार बोला जाता है कि कैश रिजर्व ज़्यादा रखना है, कभी कभार बोला जाता है फॉरेन रिजर्व ज़्यादा रखना है। तो उस केस में ये मेथड क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती है इस मेथड को कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो आपका बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मेरिट्स एंड डिफरेंस ऑफ दिस सिस्टम।